हेलो एवरीवन। केवीएस पीआरटी 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है? आप सभी ने इतनी मेल करी कि मेरे को लास्ट में वीडियो बनानी ही पड़ी। भाई ये मेरे सारे ओपिनियंस है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मैं लॉजिक लगाऊंगा कि किस बेसिस पे मैंने ये बात बोली। अब ध्यान से समझना, केवीएस पीआरटी 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। सबसे पहले अनरिजर्व्ड की, भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 130 रहेगी, मैक्सिमम 130 के अराउंड ही रहेगी। इसके बाद मैं रीजंस बताऊंगा क्यों रहेगी सारी चीजें। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की अनरिजर्व से हमेशा कम रहती है, तो 120 समवट, और जो कि ओबीसी के नियर बाय में रहती है, ये इन दोनों की सेम ही जाती है लगभग, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करूं तो लगभग 115, और एसटी की बात करूं तो 110 के समवट, इतनी ही रहेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से समझना। देखो, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जाम दिया केवीएस टीजीटी मैथ्स का, किसका दिया? केवीएस टीजीटी मैथ्स का। अब ध्यान से एक चीज समझना, केवीएस टीजीटी मैथ्स में बच्चे बुलाए गए 1460, 1459 बच्चे बुलाए गए, 1460 बच्चे लेटेस्ट सपोज करते हैं। अब 1460 बच्चे बुलाने के लिए अनरिजर्व्ड की कट ऑफ थी हमारी यूआर की 141। अब एक चीज ध्यान से समझना मेरे भाई, जब 1460 बच्चे बुलाने हो तब अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है 141। अब ध्यान से समझना, इसमें वैकेंसी है पीआरटी में 6414, 6414 वैकेंसी की नियर टेंटेटिव वैकेंसी है। अब इसका 2.5 टाइम से लेके 3 टाइम्स तक इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होती है। तो अगर उसको आप देखोगे तो लगभग मेरे भाई 15 से 18,000 बच्चे, मैं मोटे मोटे तौर पे 15,000 बच्चे मान लेता हूं, 15,000। अब ध्यान से एक बात को समझना भाई, चाहे बेशक कितने ही लेवल पे, मास लेवल पे चीटिंग हुई हो भाई, चाहे बेशक चौपाड़ में बैठ के पेपर सोल्व हुए हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब एक भाई टीजीटी मैथ का लीक नहीं हुआ था, टीजीटी मैथ का भी हुआ था, टीजीटी मैथ के तो बल्कि सबसे पहले स्टार्टिंग ही टीजीटी मैथ से हुई थी लीक होने की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब टीजीटी मैथ के पेपर में 1460 बच्चे बुलाए, 1460 बुलाए, जब भी 141 गई थी मेरे भाई, और इधर 15,000 बच्चे बुलाने हैं, तो भाई 130 बहुत ज्यादा स्कोर बताया मैंने, 130 तक ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा रीजन समझो भाई, देखो इस टीजीटी मैथ के पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के 9, 10th एनसीईआरटी के, जिसमें बच्चा 90 से ऊपर इजीली ला सकता था, टोटल भी ला सकता था, 100/100 टोटल भी ला सकता था, कोई दो राय नहीं थी, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझना, उस लेवल को मैं कंपेयर करूं जो दूसरे वाले में है 100 नंबर का पीआरटी में, केवीएस पीआरटी में, उसमें भाई कंपैरिजन में नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पर आई लैंग्वेज, इंग्लिश आई, हिंदी आई, वहां पर आप एग्जैक्ट नहीं जा सकते भाई, ठीक है। आपके शॉर्ट ही, जैसे मैथ्स में तो फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, और लेवल उन्होंने एनसीईआरटी रखा था तो जो बच्चों का था वो कर दिया। वहीं अगर कंपेयर करूं, लैंग्वेज आई मेरी भाई पीआरटी में, ठीक है, और वहीं अगर जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका यहाँ पे 40 का था, उस वहां पे 60 का आया, थोड़ा वो बढ़ गया, और जो रिमझिम वगैरह आई जिसमें डायरेक्टली पूछ रखे थे राइटर्स वगैरह कुछ के नेम्स, तो मेरे हिसाब से वहां पर आप 90 लेके आना थोड़ा मुश्किल हो गया कंपैरिजन में। तो मेरे भाई इसकी तो इससे कम जाएगी, पहला रीजन, इसकी तो इससे कम जाएगी। दूसरा रीजन, यहां पर 1500 बच्चे भी नहीं है और वहां 15,000 बच्चे हैं मेरे भाई, 15,000, इसको दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब मैंने बताया यूआर की मैक्स टू मैक्स 130 रहेगी, चाहे कोई बताता हो भाई 140 जाएगी, 150 जाएगी, बेवकूफ है, इतनी नहीं जाएगी मेरे भाई। वो सिर्फ मतलब टोटली कितने बच्चों ने वो करवाई होगी, 5,000 बच्चे होंगे जिन्होंने सेटिंग करवाई होगी, बस 5,000 के अलावा इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगे। तो बाकी बच्चे भाई 130 तक आप बहुत ज्यादा सेफ हो, ठीक है मेरे भाई। और ईडब्ल्यूएस की हमेशा कम जाती है, रिजर्व्ड कैटेगरी की हमेशा कम जाती है, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हेर फेर में ही रहता है, तो वो 120 के अराउंड, एससी की 115 से 110 भी मान सकते हो आप, और एसटी की इससे भी कम जाती है थोड़ी, 5-6 नंबर। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ स्कोर मैंने बता दिया, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वाला बता दिया मैंने, कम कट ऑफ क्यों, ये सारा क्लियर कर दिया। अब बचा भाई यहां पर ना एक बहुत बड़ी बात निकल के आएगी, नॉर्मलाइजेशन का खेला। नॉर्मलाइजेशन देखो, आप और मेरे हिसाब से एक डिस्कशन या कोई टेलीग्राम ग्रुप के हिसाब से आप नहीं बता सकते कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, कौन सी शिफ्ट आसान सी, ये कुछ नहीं होगा। ये जब भाई पूरा डाटा बनेगा उसमें देखा जाएगा एवरेज स्कोर कितना आ रहा है हर शिफ्ट का, फिर उसका फॉर्मूला लगेगा, फिर उस हिसाब से जो होगा
उसके हिसाब से होगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे अपना हुआ एक केवीएस लाइब्रेरियन का पेपर, किसका हुआ, केवीएस लाइब्रेरियन का पेपर, वो उसमें 2 शिफ्ट्स थी मेरे भाई, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकंड शिफ्ट, ध्यान से समझना। अब केवीएस लाइब्रेरी में 2 शिफ्ट थी, जो पहली शिफ्ट थी जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें बढ़ गए मेरे भाई 10 के अराउंड नंबर, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट वालों के घट गए 8 के अराउंड। तो मेरे भाई यहां पर डिफरेंस आ गया 18 मार्क्स का। एक सिंपल सी बात समझना, जब 2 शिफ्ट में ये 18 मार्क्स का डिफरेंस ला दिया तो देयर वर मेनी मल्टीपल शिफ्ट्स इन द केवीएस पीआरटी एग्जाम, सो देयर इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का खेला हो जाए। नहीं आए समझ में भाई, हो सकता है एवरेज स्कोर किसी का 110 जा रहा हो, किसी का 100 जा रहा हो, तो 10 नंबर का तो यहीं पे डिफरेंस आ गया। तो ये एक चीज़ कोई क्लियर नहीं कर सकता, ये सिर्फ उनके पास जिनके पास डाटा है वही बता सकते हैं। तो ये चीज़ भाई बहुत नॉर्मलाइजेशन स्टार मार्क कर दिया, ठीक है भाई, ये नॉर्मलाइजेशन का खेला हो सकता है, किसी को भी एक रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे, ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसे जेबीटी वगैरह वाला केस बताते हैं। इसको ध्यान से समझना भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें अगर फेवर में आई बीएड वालों के और इनको इंक्लूड करा गया तो है ये कट ऑफ 130। अगर इनको बाहर निकाल दिया, लेट अस सपोज वर्स्ट केस में इनको बाहर निकाल दिया, तो मेरे भाई ये 130 आपका 110 भी रह जाएगा। बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इसमें दो राय नहीं है, रह जाएगा भाई, सीधी बात है। 18,000 बच्चे लेने सिर्फ जेबीटी में फ्री के सिलेक्शन होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद बात करते हैं मेरे मार्क्स कितने हैं भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्ञान दे दिया आपने, नंबर तो बताओ भाई। ठीक है भाई, मेरे मार्क्स है भाई 150, ठीक है मेरे भाई। कौन सी वाली शिफ्ट में है भाई, अब तुम अपना हिसाब लगा लेना, मुश्किल है आसान, मेरे को तो पता नहीं भाई। एक 28 की फर्स्ट शिफ्ट में है भाई, ठीक है मेरे भाई, पीआरटी में, ठीक है, 150 नंबर है, 28 फर्स्ट शिफ्ट। मेरे मार्क्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा भाई, मेरे टीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? ठीक है भाई, देखो मेरा इंटरव्यू था जेएनयू में, जेएनयू कैंपस, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी। मेरा इंटरव्यू था भाई जेएनवी में, ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में। भाई मेरा इंटरव्यू था जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मैं औरों के साथ भी गया था भाई, मैं भोपाल भी गया था फिजिकल एजुकेशन के इंटरव्यू में, ठीक है, और मैं नोएडा भी गया था लाइब्रेरियन के इंटरव्यू में, ठीक है भाई। मतलब ये वाला मेरा खुद का था, न्यू दिल्ली वाला जो जेएनयू वाला था, बाकियों में किसी के साथ गया था। तो वहाँ पर भी मैंने बाहर बैठ के सबका फीडबैक लिया कि कैसा इंटरव्यू रहता है, उसी के बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा भाई। कम से कम आप मान के चलो 200 से 300 बच्चों का जो पूरा इकट्ठा करके जो मैं सारांश लेके आया हूँ, वो सारी चीज़ ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं अपने वाले से बताऊँगा, फिर उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको बुला लेंगे, जैसे ही उसकी रिपोर्टिंग टाइम होता है, रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचने के बाद आपको स्लॉट्स वगैरह दिए जाते हैं कि भाई आपका इस टाइम के बीच में होगा, इस बैच में होगा, इस टाइम के बीच में होगा। तो सबसे पहले काम होगा आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद आप अंदर चले जाएंगे। बायोमेट्रिक के बाद आपका अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, या कई बार रेंडमली भी हो जाता है कि जैसे किसी की कोई दिक्कत हो, मतलब कोई जल्दी आ रखा हो, स्टार्टिंग में कोई बाद वाले पहले वाले अवेलेबल ना हो तो बाद वालों का नंबर आ जाता है। तो उस केस में डीवी वगैरह कई बार रेंडमली हो जाता है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली सीरियल वाइज ही चलता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको वहाँ पे 10-12 जने बैठे हो, बारी बारी 1 बाय 1 चलता रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाएगा उसको अलग रूम में लेके जाया जाएगा जहाँ पे उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना, डीवी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें कुछ खास नहीं है। एक चीज़ यूँ मत करना भाई कि हर एक की, जैसे जब उसमें स्पेसिफिकली आपके में जब आएगा कि ये चीज़ लेके जानी है तो वही चीज़ लेके जाना, एक दो फालतू लेके जाना, फालतू की चीज़ मत लेके जाना। अब पता चला वहाँ पे 10th के भी 5 कॉपी ले रखे हैं, वही कह रहे 10th की कॉपी निकालो, उन 5 कॉपी में उलझे पड़े हो, 12th की निकालो, फिर वो 10th की घूम रही है इधर। तो ऐसे घोच पोच मत करना भाई, ठीक है। अपने सेट्स बना के चलना, ये एक सेट, अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दूसरे वाले में, मतलब एक में ही साथ के साथ दे सको जो भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई, मेरा क्या हुआ, मेरा डीवी वगैरह हो गया, ठीक है। डीवी वगैरह होते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत स्मूथली होता है, कोई भी मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर देखो
आप यूँ समझ लो कि हमारे में तो 50% वाला क्राइटेरिया था, तो तुम्हारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो उस टाइम पे मतलब इतना तुम्हारे में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने नहीं वाली। और कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो वो अंडरटेकिंग लिखवा देते हैं कि जब आपका स्कूल अलॉट होंगे आपको, तो वहाँ पर आप उसको पेश कर दें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई चीज़ नहीं होती फोटोकॉपी, तो वहाँ पर वो आपको अलाउ कर देते हैं कि करवा लो, कोई ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती कि भाई जान निकल गई, बाहर रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। पर अपनी तरफ से पूरा करके चलो, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे समझना, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंदर लेके गई पैनल में। पैनल में मेरे में भाई होता है यूजुअली 4 से 5 बैठते हैं भाई। उसमें आपके सर मैम मिक्स होते हैं, 3-4 सर 1-2 मैम, ऐसा कुछ होता है। बट मेरे वाले में 5 से और 5 के 5 सर ही थे, कोई मैडम नहीं थी, ठीक है भाई। जैसे ही अंदर एंट्री करी, तो सबसे पहले एंट्री करने के बाद भाई एक होता है कि गेट से ही गुड आफ्टरनून सर, फिर अगले वाले को गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर मैम। तो ऐसे वाला मैंने नहीं रखा। तो मैंने क्या रखा, बहुत सिंपल सा रखा। सबसे पहले तो मे आई कम इन वगैरह, फिर मे आई कम इन के बाद जैसे ही अंदर एंट्री ली, उसके बाद सिर्फ सबके सामने देख के गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है, अच्छे से रिस्पेक्टफुल में, यू हैव टू बो डाउन, आराम से इज्जत के साथ, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ होने के बाद उन्होंने मेरे को बोल दिया हैव अ सीट, तो मैंने उसके बाद बोल दिया थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर वगैरह जो भी जिन्होंने बोला, ठीक है। उसके बाद आराम से आप बैठ जाओ। पोस्चर आपका सिंपल है, वो आपको पता ही होता है, बिल्कुल सिंपल, मतलब एक तरीके से एक पढ़े लिखे की तरह बिहेव करना होता है। वहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि हाथ काँप रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल ठीक है। एक डीप ब्रीथ ले लेना आराम से, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई ये सारी चीज़। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरे से ना तो कोई इंट्रो वगैरह, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि मधुर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो मैंने बेसिकली एक सिंपल सा आंसर दिया कि सर आई हैव अ गुड रैपर विद माई स्टूडेंट्स, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड आई एम ऑल्सो अ गुड मोटिवेटर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है ये कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ठीक है। आपको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना है भाई। एक सिंपल सी बात देखना, यहाँ पर मैंने बोला है कि जामवंत ने वीर हनुमान को याद दिलाई थी उसकी शक्तियाँ क्या है। तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ क्या है भाई। मेरे एक वीडियो है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर के नाम से, भाई साहब इसमें ना बहुत सारी क्वालिटीज़ लिखी गई हैं और आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट करोगे। आप सर्च करना क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर बाय मधुर ढाका, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा। अब उसमें ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी और उसमें से जिसमें से आपके ना 50 to 75% आपके अंदर वो आप उन क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करते मिलोगे। 100% आपको पता नहीं है बट मिलोगे, ठीक है भाई। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर की वीडियो देख लेना, 1 नंबर की वीडियो बना रखी है जिसमें आपकी लगभग देखो एक सिंपल सी बात है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं भाई। इसमें मैंने बताया कि लाइब्रेरियन का इंटरव्यू हुआ था। लाइब्रेरियन के इंटरव्यू में जो आपका नोएडा में हुआ था, उसमें जो फर्स्ट डे था एक लड़की को सिंपली यू बोला गया था, जिससे मैंने पर्सनली बात करी थी कि भाई आप सिर्फ NEP 2020 के बारे में पढ़ाइए, ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज चेक कर ली। उसके बाद सिंपली यू बोला कि आप NEP 2020 के बारे में पढ़ाइए। यहाँ पर अभी हर एक चीज़ में जिसमें हमारे से जैसे हमारे वाला था JNU वाला, उसमें भी हर बच्चे से लगभग यूँ पूछा था कि एक्सेप्ट मी, भाई मेरे अलावा मैंने सबसे देखा कि सबसे यूँ पूछा था कि NEP 2020 के बारे में भाई कुछ ना कुछ 1 या 2 क्वेश्चन तो NEP 2020 के बारे में। देखो जर्नल क्या होता है, सबसे पहले ना वो सिंपल ना आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप अवेयर हो या नहीं। सिंपली बोलते हैं कि आप कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट NEP 2020, what are the some major drastic changes, anything, मतलब बेसिकली योर व्यूज़ ऑन NEP 2020। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी नॉलेज चेक कर दी है उसे, तो NEP 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि KVS कल्चर के बारे में। भाई एक आप यूँ मान लो भाई आज जैसे तो ये ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, भाई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वहाँ पर जाके KVS की फुल फॉर्म बताया है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, अरे भाई संगठन। तो इसलिए भाई थोड़ी बहुत तो बेसिक नॉलेज हो, इसके लिए आप KVS कल्चर की वीडियो देख लेना मेरी। NEP 2020 भाई 100%, भाई रिक्वेस्ट करता हूँ NEP 2020 तो 100% देख लो भाई। भाई इससे बेस्ट तरीके से नहीं आ सकती भाई। मैंने इसमें खाली आपको फैक्ट्स नहीं गिनवा रखे, फैक्ट्स गिनवा दूँ मैं 100 फैक्ट्स गिनवा दूंगा, आपको वहाँ पे एक भी याद नहीं आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है और वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंसा देंगे। तो ऐसी चीज़ हो कि अगर आपको बोला जाए NEP 2020 के बारे में, तो आप उसके बारे में एक बेसिक ब्रॉडर वे में कुछ बता दे भाई, कुछ तो बोल लो आप वहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से समझा रखा है कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप वहाँ पे अपने
अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है भाई। और तीसरी चीज, अपने आप को जानने के लिए आपके सारे क्वेश्चन जो इंट्रो स्ट्रेंथ वीकनेस हर चीज जो होती है भाई, क्योंकि आपको यूं पूछेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। वो बोलेंगे व्हाई डू वांट टू ज्वाइन केवीएस, तो भाई ये भी तो तेरे स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है। अगर तेरे में कुछ ऐसी खूबी होगी जब भी तो तू इसे ज्वाइन करना चाहता होगा, ठीक है भाई। वाई शुड वी हायर यू ओनली, there are many candidates, so why should we prefer you only? So भाई there are different questions जिस सब समवट यहीं पे ही घूम रहे होंगे। तो आप सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर की वीडियो देखिए। जैसे मैंने बोला कि जामवंत ने वीर हनुमान जी को याद दिलाई थी कि उनकी शक्तियाँ, भाई उनकी शक्तियाँ, वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, उनकी याद दिलाई थी जामवंत जी ने, कि तभी वो अपने उस समुद्र को पार कर पाए थे। इस वजह से मैं आपको याद दिला रहा हूँ आपकी शक्तियाँ क्या है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर की वीडियो देखिए और उसमें देखिए आपकी, भाई उसको टू की स्पीड से देख लो और उसमें देखो आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ, आप अपने आप से कर पाओगे और हर चीज़ की जस्टिफिकेशन पता होगी आपको, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन होने के बाद भाई उन्होंने मेरे से पूछा कि मधुर वीकनेस, कोई वीकनेस, तो मैंने बोला कि सर फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स आई एम नॉट फोकस्ड ऑन माई हेल्थ, बट फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स आई एम इम्प्रूविंग अ लॉट, ठीक है भाई। एक सिंपल सी बात देखना भाई, 99% बच्चों के आंसर्स क्या होते हैं वीकनेस में, कि सर आई एम इमोशनल। अरे मेरे भाई, जो ह्यूमंस हैं और रोबोट्स हैं उनमें एक ही डिफरेंस है कि ह्यूमंस में इमोशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, इमोशनल टच होता है, रोबोट्स में नहीं होता। रोबोट्स बन जाएं क्या हम? तो ये वीकनेस कहाँ से होगी, ठीक है मेरे भाई। और इमोशनल, अब ध्यान से समझना, दोनों चीज़ बेकार है। देखो आप इमोशनल बोलते हैं कि इमोशनल, आई एम समवट मोर इमोशनल का मतलब कहीं ना कहीं बोल रहा है कि भाई मैं इमोशनल बहुत ही ज़्यादा हूँ, तो मैं इमोशनल स्टेबल नहीं हूँ, इनस्टेबल हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ बेसिक नीड। एक टीचर जो है वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, वो अपने इमोशन स्टेबल रख सके, ठीक है। अब इमोशनल टच होना चाहिए, अब इमोशनल तो होना चाहिए यार, ऑफ कोर्स। अब पत्थर थोड़ी ना है, किसी को फील ही नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये भाई मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पता है ये अपनी ना सिर्फ जस्टिफिकेशन में फंसते हैं। आप हर चीज़ में आप ये कर तो लेते हो, सर आई एम अ डिलीजेंट पर्सन, हाउ, ये नहीं पता, बस सर आई एम ओबीडियंट, आई एम मोटिवेटेड, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। भाई साहब पता नहीं क्या क्या लेके आता है। अरे भाई इसको जस्टिफाई तो कर दे, हाउ में तुम फंसते हो। अगर तो वो जस्टिफिकेशन सामने वाले को, या तुम्हें लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, उसको जस्टिफाई कर पाओ, तुम कुछ बोल लो पर उसको जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल वाला मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि इमोशनल तो होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये वीकनेस नहीं हो सकती। बाकी अब तुम अगर उसको जस्टिफाई कर पाओ और अगला समझ पा रहे तुम्हारी बातें, तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद उन्होंने मेरे से क्या क्वेश्चन करा, जैसे ये आपके ईयर्स लिखे होते हैं, जैसे 2014 में 10th थी, 2016 में 12th थी, 2019 में ग्रेजुएशन थी, 2021 में मेरी बीएड थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मधु 2021 से 2023 तक क्या कर रहे हो। बेसिकली कहीं ना कहीं गैप ईयर अगर आ रहा है, जैसे मेरे में तो रेगुलर में था, तो कहीं ना कहीं वो गैप ईयर ढूंढते हैं और वो आपको जस्टिफाई करना है। जैसे मेरे से पूछा तो 2021 से 2023 तक क्या कर रहे हो, तो मैंने सिंपली बोल दिया सर आई एम परस्यूइंग मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, आई एम इन सेकेंड ईयर, सिंपल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको कवर कर दिया। तो आप के अगर कहीं बीच में है तो आप उसको कहीं ना कहीं उसको मतलब एक अच्छा रीज़न दे के और थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा सच बोलो तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि फंस जाते हो तुम इतने ज़्यादा वो भाई मारती हैं तुम्हें, 2 मिनट में पकड़ लेंगे, तो शक्ल देख के आदमी को जज कर लेते हैं वो, ठीक है। यहाँ तक हो गया वीकनेस वगैरह के बाद उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ाओगे, तो क्या पढ़ाने के बारे में जैसे बोला, तो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस बोला, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने को बोला, फिर पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद मैंने अपना सारा इंग्लिश में ही करा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे थे सब मैथ से रिलेटेड, फिर उन्होंने उनके अपने हिसाब से आंसर्स बताए थोड़े कि इस हिसाब से, और फिर हो गया इंटरव्यू, बोले कि ठीक है जाओ। बेसिकली एक सिंपल सी बात है कि मेरा आफ्टरनून के टाइम था तो इंटरव्यू, तो उसमें बेसिकली कहीं ना कहीं लंच का वेट कर रहे होते हैं वो, तो लंच का वेट कर रहे होते हैं, तो हमारा इस टाइम पे ना थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। स्टार्टिंग वाले बच्चों का 20 से 25 मिनट चलता है, फिर वो लास्ट में फेडअप हो जाता है, भाई बहुत हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा बात करते हैं, इतनी चीज़ें होगी। अच्छा
अच्छा, इंटरव्यू की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, देखो एक सिंपल सी बात समझना मेरे भाई, आपको पता है कि चीटिंग हुई है मास लेवल पे भाई, बच्चों के नंबर 150, 155, 160 इतने होंगे, 155 होंगे, 160 तो बहुत ज़्यादा, 160 भी मान लो नॉर्मलाइजेशन करके। अब 150, 155 नंबर वाला जो फर्जी कैंडिडेट है उसको तुम्हें बीट करना है, तुम कहाँ बीट करोगे? तुम उसे अब यहाँ पर इंटरव्यू में ही बीट करोगे, तो इंटरव्यू में बीट करोगे तो आप थोड़ा सा, अगर देखो 3 स्टेजेस बनते हैं, एक सिंपल, एक क्या है जो जिसको कतई ना आता, तो भाई मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत तो सीख लेता, एटलीस्ट बाइलिंगुअल वाली स्टेज में तो आ जाए कि थोड़ा बहुत तो आ जाए। क्योंकि भाई यहाँ पर भी मेरे वाले में भी क्या हुआ था, मेरे बाद वाले जो बच्चे से जो थे पैनलिस्ट, वो कहने लग गए थे कि भाई कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश की नॉलेज भी हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल की जॉब है, तो कहीं भी सदर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न में पोस्टिंग आ जाए तो आपकी कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, बच्चे आपको समझ पाएँ, तो हो गया। तो प्रेफर करना इंग्लिश। अब देखो मैंने बोला जिसको नहीं आती वो थोड़ी बहुत बाइलिंगुअल कर ले, जो दूसरी स्टेज वाला बच्चा है जिसको थोड़ी थोड़ी आती है भाई, वो तू पूरी कोशिश कर ले, तू कर लेगा, 100% कर लेगा तू इंग्लिश में, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप अपने आप को इंग्लिश के चक्कर में कहीं एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक सिंपल सी बात होती है कि हरियाणवी बच्चों में हम 100% भाई 100% कंटेंट बताना चाहते हैं, पर जैसे ही हमें बोल दिया जाता है कि इंग्लिश में बताओ तो हम उसको 50% ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमारा 50% लैंग्वेज ट्रांसलेशन में मर जाता है। तो ऐसा ना हो, आप अपने आप को जो बोलना चाहो एटलीस्ट वो आप एक्सप्रेस कर पाओ। तो ऐसा कोई इसमें आपको अवार्ड नहीं मिलेगा भाई, जो बताना चाहता है वो बता ही नहीं पाए, मतलब सिंपल सी बात वही वाली बात बन जाएगी कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ठीक है भाई। तो ये सिंपल चीज़ होगी। अच्छा, इसमें बात करते हैं, ये सारी चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। कोचिंग मत लो भाई, कोचिंग वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं, बस बोलना आना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो, और सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करो भाई, इंट्रोस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने आप को, मतलब क्या तुम्हारी क्वालिटीज़ है। देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने तुमसे ही पूछा द पर्सन हु लाइक्स यू मोस्ट या द पर्सन हु इंस्पायर्स यू मोस्ट, ठीक है। तो उसके पीछे ना वाई कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। एंड तो आप सिंपल सी बात देखना कि एक ना, मतलब कोई भी चीज़ आप, जैसे मैं पूछा कि रोहित व्हाट आर योर 7 स्ट्रेंथ्स या व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स, सिंपली 3 स्ट्रेंथ्स 3 वीकनेसेस, तो भाई थोड़ा पहले से सोच के मेंटली प्रिपेयर होके चलो ना, थोड़ा सा इजी रहता है। तो सबसे पहला आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आप अपने आप भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे को क्यों ज्वाइन करना है KVS, टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना मैंने, अगर मेरा गैप ईयर था तो मैं वहाँ क्या कर रहा था, भाई मेरी लाइन अगर दूसरी थी मैं इस लाइन में कैसे आया। ऐसा नहीं है, देखो फेलियर हो सकते हैं, फेलियर आर द पार्ट ऑफ सक्सेस, फेलियर्स कहीं ना कहीं सक्सेस का ही एक, सक्सेस की जर्नी में आने वाला एक हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप शुरू से ही अरे भाई तू इतना टैलेंटेड होता तो इससे पहले तो कुछ बन गया होता, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर के बीच में कुछ है लूपहोल्स वगैरह हैं तो सर उस टाइम पे नहीं होगी भाई, मैं उस टाइम इतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं था, सीरियस नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाए, और कहीं कन्फेस करना तो कन्फेस करो, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सच सच बोलोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक रह गया, बोलना सीखो, अपने आप को पहचानो, ये सारी चीज़ें होगी थी भाई। इंट्रोस्पेक्ट करो, और ये मैंने बता दिया जस्टिफिकेशन जरूरी होती है हर चीज़ की। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू भाई।